नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और मेरे साथ है मेरे खास मेहमान शारदा ओनिस त्रिपाठी। और बिना इंट्रोडक्शन के सीधा आज मुद्दे पर चलते हैं। और मुद्दा क्या है? राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इलेक्शन कमीशन पर दोष देते हुए, लेकिन जवाब आता है बीजेपी की तरफ से। आज मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस किया, राहुल ने एक बार बीजेपी के किसी नेता का नाम तक नहीं लिया। तो फिर क्यों ऐसा होता है बार बार कि बीजेपी कूद जाती है इलेक्शन कमीशन के डिफेंस में? इससे साफ ही मालूम चलता है कि दोनों एक टीम जैसा काम कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। अनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अनीश, क्या टेक अवेज है आपको? आप कैसे देखते हो इसको? मतलब फिसुड्डी बम देखते हो या देखते हो इसका इम्पैक्ट होते हुए नियर फ्यूचर में? विशाल, राहुल गांधी की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो काफी गंभीर है। और जिस तरह का उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और जिस तरह की बातें उन्होंने रखी कर्नाटक के आनंद सीट की और महाराष्ट्र के राजौरा सीट की, ये काफी गंभीर है। और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि मैं एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये बातें कह रहा हूं जी। और आई लव माई कंट्री, आई लव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई लव द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी, और उन्होंने ये बात भी कहा कि मैं यहां से एक शब्द या कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं जो 100% सबूत पे आधारित ना हो। बिल्कुल। तो राहुल गांधी अगर 100% आधार के साथ, 100% सबूत के साथ कोई बात कह रहे हैं एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, तो ये काफी गंभीर है। और उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आरोप लगाया चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और उनके प्रेजेंटेशन में वो था कि वो डायरेक्टली वो कह रहे हैं कि वो ब्लेम कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इंडियन डेमोक्रेसी के मर्डर में इन्वॉल्व है विद द एक्ट ऑफ डिलीशन एंड एडिशन ऑफ वोट्स विच आर इलीगल। तो मैं तो इस विषय को काफी गंभीरता से देखता हूं, क्योंकि ये भारत का जो लोकतंत्र है, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया काफी मेहनत, शहादत के बाद मिली है। और एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके इस विषय को पूरा भारत और विपक्ष पक्ष सारे लोग उसको बहुत गंभीरता से लेंगे। और मुझे लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं ना कहीं जुडिशरी का भी फेस खुल जाता है, क्योंकि जिस तरह का प्रेजेंटेशन था, जिस तरह के यहाँ पे सबूत प्रस्तुत किए गए, तो जुडिशरी भी यहाँ पे एक्ट इन प्ले वो आ सकते हैं। क्योंकि ये काफी गंभीर सवाल है कि किस तरह इतने बिना किसी प्रमाण के या बिना किसी अथॉरिटी के कोई वोट डिलीट कर दे रहा है, किसी और के वोट ऐड कर दे रहा है। तो ये भी गंभीर है। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ इंडिया के फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उनको कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। तो मैं तो देखता हूं कि ये काफी कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उथल पुथल होने वाली है भारतीय राजनीति में भी। और जहां तक रही बात बीजेपी के प्ले में आने की, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये गंभीर विषय होना चाहिए। अगर कहीं पे कोई किसी का वोट ऐड कर रहा है, कोई किसी का वोट बिना जाने, बिना उसकी जानकारी के किसी का वोट डिलीट हो रहा है, तो ये बीजेपी के लिए भी ये जरूरी है कि वो भी भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सुरक्षा करें। उनको भी चाहिए कि वो भी इस चीज की जांच की मांग करें। आप इलेक्शन कमीशन को डिफेंड क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ, और मेरे ख्याल से भारत के बहुतेरे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि जहां पे डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी का आरोप लग रहा है, तो बीजेपी उनको क्यों डिफेंड कर रही है। तो ये एक साफ झलक दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को फायदा है। इसलिए बीजेपी इलेक्शन कमीशन से पहले बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ताकि वो आप रिबटल कर सके राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस को। बिल्कुल। अनीश, एक मुद्दा जो मुझे लिटरली बहुत ही खतरनाक लगा पर्सनल लेवल पे, जहां पे राहुल गांधी ने बताया कि जो नंबर्स यूज हो रहे हैं डिलीशन या एडिशन के लिए, वो नंबर्स कर्नाटक के बाहर की स्टेट्स के थे। मतलब कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये आउट ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट हो रहा है। तो इससे एक बात मुझे लग रही है कहीं कहीं कि क्या भारत में इस इलेक्शन कमीशन के अलावा एक समानांतर, एक पैरेलल इलेक्शन कमीशन कोई और चला रहा है? जिस तरह की प्रेजेंटेशन और सबूत राहुल गांधी ने रखे, ये हर व्यक्ति के मन में सवाल जाहिर से उत्पन्न होगा कि आप देखिए कि एक व्यक्ति 13 वोट डिलीट कराने के लिए अप्लाई कर रहा है। गोदाबाई शायद उनका नाम है उस महिला का, करेक्ट, गोदाबाई। उन्होंने 63 साल की महिला 12 वोट के लिए जो है उन्होंने किसी की अटेम्प्ट करती है डिलीट करने के लिए। 36 सेकेंड में, आप सोचिए 36 सेकेंड में जो है कि 2 एप्लीकेशंस जो है कि अप्लाई किए जाते हैं न्यू एनरोलमेंट के लिए एज अ वोटर इलेक्शन कमीशन। ये काफी गंभीर है। ये सच में जो राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन था उसमें उन्होंने कहा ये कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है।
विशाल, मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैं आज अपने एक मित्र का इलेक्शन इनरोलमेंट के लिए फॉर्म 6 भर रहा था। जी लिटरली इट इज वेरी लाइक नॉट हेक्टिक, बट इट टेक्स टाइम टू फिल दैट एंटायर फॉर्म। आपको एक बार आधार अपलोड करना होता है, सारी डिटेल अपलोड करनी होती है, फिर दूसरी बार आपको आधार या अपने डॉक्यूमेंट पे सेल्फ अटैच्ड कॉपी अपलोड करनी होती है। अब ये इतना लंबा प्रोसेस आप कोई आदमी 36 सेकंड में 2 लोगों के लिए कैसे पॉसिबल है कि 2 लोगों का एप्लीकेशन आप भर सके? मुझे लिटरली मुझे लगता है कि मैं काफी क्विक हूं कंप्यूटर ऑपरेशंस में, तब भी मुझे कम से कम 5 मिनट लग गए। जी तो आप सोचिए 36 सेकंड में अगर कोई 2 एप्लीकेशन अप्लाई कर दे रहा है भोर में 4 बजे, तो कहीं ना जी कहीं एक समानांतर सिस्टम है। एक ही फोन नंबर से 13 एक आईडी से 13 वोट या 12 वोट डिलीट करने के लिए या उतने ही वोट ऐड करने के लिए अप्लाई किया जा रहा है सुबह के 4 बजे। तो काफी गंभीर है ये। और जी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ये सच बात कही कि एक सॉफ्टवेयर या जो है कि एक अलग सिस्टम पूरा सेटअप चल रहा है इसके लिए, जिसके पास कॉल सेंटर हो और सॉफ्टवेयर हो जिनके पास, वो इस पूरी प्रक्रिया को ओवरटेक या हाईजेक करके इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये काफी गंभीर है, क्योंकि ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है। कितना भी एक्सपर्ट बीएलओ हो, मैं नहीं मान सकता कि कोई व्यक्ति, वो आप कितना भी एक्सपीरियंस हो आपका वो इस फॉर्म को भरने में, 36 सेकेंड में 2 फॉर्म भरना ना असंभव के बराबर है। जी अनिश, तो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, विद इन 5 मिनट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ट्वीट आ जाता है और वो फैक्ट चेक करके बताते हैं कि राहुल गांधी के मतलब जो उन्होंने आरोप लगाए वो बेबुनियाद है। लेकिन हमने देखा कि राहुल गांधी इवन प्रेजेंटेड दोज पर्सन जिनके नाम यूज हुए हैं वो डिलीशन में। तो अब इससे ज्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए? आपको एक नंबर भी दिया गया कि इतने वोट्स डिलीट किए गए इस नाम से, वो व्यक्ति भी मौजूद है और फिर भी इलेक्शन कमीशन उसको साफ नकार दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जुडिशरी अब इसमें एंटर करनी चाहिए या ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ऐसा हर स्टेट में हमने देखा। इससे पहले वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सेम था, इसमें भी सेम है। और आगे जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात हो रही है, कहीं ना कहीं सिमिलर लेवल पे वो भी होगा, मे भी थोड़ा बड़ा होगा, 2-4 ज्यादा सीट्स की बात होगी। तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा कि आरोप लगते रहेंगे और इलेक्शन कमीशन ना करके सीधा पलड़ा अपना झाड़ देगा? मुझे लगता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन हठधर्मिता पे आ गया है, और कि आप राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सीधे इस बात से को नकार दें कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। और मुझे लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ा इस चीज को गंभीरता और जिम्मेदारी से लेनी चाहिए। मुझे लगता है जिम्मेदारी उनकी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस चीज को जिम्मेदारी से ले। लेकिन जिस तरह का देखिए राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया, उन लोगों को इन्वॉल्व किया, वो स्टेज पे आए, उन्होंने बोला कि आई वॉज नॉट इन्वॉल्व। कन्नड़ भाषा में उन्होंने बोला कि मैं उस वोट के डिलीशन में इन्वॉल्व नहीं था या एडिशन में मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। ये उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया बूथ लेवल ऑफिसर का, बीएलओ का, कि उनके अंकल का फॉर्म वोटर डिलीट हो जाता है लिस्ट से नाम, और वो जो पता करते हैं तो पता चलता है कि बगल के किसी ने किया था, उन्होंने भी डिनाई कर दिया। तो एक ऐसा है कि जो वोट डिलीट जिसके हो रहे हैं और जो कर रहा है, उनको दोनों को नहीं पता है, और वोट डिलीट और ऐड ऑन हो रहे हैं। तो ये काफी गंभीर है। और मुझे लगता है जितनी तेजी से राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया या उसको रिबटल करने के लिए आप जो है कि आप सामने आए, 18 महीने हो गए हैं जनवरी 2024 से, और राहुल गांधी और कांग्रेस किसी कर्नाटक सीआईडी जो है वो सबूत मांग रही है, वो डॉक्यूमेंट्स मांग रही है। उन्हें लगता है ये पर्याप्त समय था, आपको वहां जो है कि वो सब डॉक्यूमेंट्स दे देने चाहिए थे। अगर आप इतने ही एक्टिव हैं और आप इतने ही संजीदा हैं भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने के लिए और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, 18 महीने हो गए हैं जब से कर्नाटक सीआईडी ने आपसे फुल डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, और तब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है उनको। तो मुझे लगता है कि उनको अपनी गंभीरता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी गंभीरता और अपनी जो उनकी जो उनका तुरंत तत्काल उत्तर देने का वो है, वो इस मैटर में देखो। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके सारे फैक्ट्स को डिनाई खारिज कर दे रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप सीआईडी, कर्नाटका सीआईडी को आप प्रूफ दें, जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं वो आप प्रस्तुत करें उनको, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है जी कि आपको जानकारी मिले। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसके लिए इतना इनके पास जो है कि इतना त्वरित कार्रवाई इसके लिए नहीं कर पा रही इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके तुरंत बाद वो आएंगे और बोल देंगे कि जो है कि ये गलत है और ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खुद के जो क्रेडेंशियल्स हैं
उनके ऊपर अब मासेस में जो है कि लोग अब जो है कि उनके ऊपर विश्वास लोग कम करने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह का ये प्रेजेंटेशन था उसके बाद हम देख रहे हैं कि बिकॉज राहुल गांधी केम विथ ऑल फैक्ट्स, वो जी प्रूफ के साथ हैं। जी तो हर बार ये आप ये कह देना कि आप बर्डन ऑफ प्रूफ राहुल गांधी के ऊपर या लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर डाल के चले जाएं और बोले कि सब गलत है, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। जी बिकॉज यू बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कि आपका हर भारतीय का आपकी संस्था में विश्वास हो। जी लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको करते हुए नहीं दिख रहा है। जी और इलेक्शन ये कमीशन को चाहिए जी इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अगर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी आपके जो है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो दावे कर रहे हैं वो गलत है, आप एफआईआर करिए एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। क्योंकि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अगर लोगों का विश्वास हट जाएगा तो फिर इस लोकतंत्र में बचेगा क्या? जी अनिश, तो आपने सीआईडी का जिक्र किया और आप सोचिए कि इनकी चमड़ी कितनी मोटी हो गई है कि 18 लेटर्स, 18 लेटर, आप समझ रहे हैं कि इन्होंने 18 लेटर भेजा और उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, हाफ रिस्पांस दिया। इसके अलावा कर्नाटक के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने भी बोला था कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये उनको भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो क्या मतलब जो हमारे ज्ञानेश कुमार हैं वो एकदम ऐसा समझ रहे हैं क्या कि उनको सरकार का पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड है, उनको किसी चीज का डर नहीं है? आखिर क्यों वो किसी चीज का जवाब नहीं देते हैं, आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कुछ बोलेंगे, कुछ मतलब ऐसी बातें करके जाएंगे, इसका सर पैर नहीं है, राहुल गांधी कुछ और पूछेंगे, जवाब कुछ और रहेगा। तो ये क्या आपको लग रहा है कि उनको कोई बचा रहा है? क्योंकि इतना हिम्मत कैसे दिखा पा रहे ज्ञानेश कुमार? विशाल, ज्ञानेश कुमार का जो एक्ट है अभी का, पिछले राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और जब से ये वोट चोरी का मसला आया है, वो एक जिद्दी बच्चे की तरह काम कर रहे हैं जी कि मुझे जैसे ही मेरे ऊपर आरोप लगे, अब मैं उसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं उसका जवाब दूंगा कि सारे जो तथ्य हैं, जो आरोप हैं वो गलत हैं और मेरे ऊपर से जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। पर आपके ऊपर भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपके ऊपर भारतीय लोकतंत्र में इलेक्शन कराने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जिम्मेदारी है, जिससे लोगों का भारत के लोकतंत्र में विश्वास बना रहे। और अगर आप उसको करने में जो है कि आप सफल नहीं होते हैं या आपके किसी किए गए काम पे, आपके किसी एक्ट पे लोगों का विश्वास नहीं रहता, तो ये काफी गंभीर मसला है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ज्ञानेश कुमार अपने आप को क्या समझ रहे हैं इस समय। जी आपके ऊपर ये बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑल्सो यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने इंस्टीट्यूशन में लोगों का विश्वास जगाएं। और जी ज्ञानेश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हर बार ऐसा हो रहा है कि भारत के जो आम नागरिक हैं उनका विश्वास इलेक्शन कमीशन के ऊपर से थोड़ा धूमिल हो रहा है, थोड़ा हट रहा है उनके ऊपर से विश्वास कि ये तो सिर्फ रिजिडिटी है एक तरह की। जी अगर राहुल गांधी किसी आरोप को लेके पूरे प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं और एक तरह का इस तरह का ऐसा आरोप लगाते हैं कि जो भारतीय लोकतंत्र के ऊपर एक गहरा मतलब बहुत गंभीर विषय है, गंभीर सवाल अगर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को उसी गंभीरता के साथ उसका जवाब देना चाहिए। जी आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक ट्वीट करके कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है, आप इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इस समय एक जिद्दी बालक की तरह एक्ट कर रहे हैं, जिन्हें ये पता है कि वो कुछ भी करे, उन्हें कुछ नहीं, उनका जवाबदेही कुछ नहीं है, बस उन्हें एक लाइन बोलनी है कि ये सामने वाला गलत है। पर लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है। जी लोकतंत्र में आपकी समीक्षा हर कदम पे की जाएगी, आप चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे आप किसी भी पद पे हो। और भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यू आर ऑल्सो अकाउंटेबल इन द कोर्ट। जी बिल्कुल। तो सूनर और लेटर दिस मैटर विल गो इनटू द कोर्ट। और जी अगर इलेक्शन कमिश्नर को ये लगता है कि राहुल गांधी के सारे आरोप गलत हैं, तो मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो भारत की बहुसंख्यक जनता को भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उसका विश्वास हटाने की साजिश रच रहे हैं। और अगर आप इस बात को मानते हैं तो आप राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर करिए। और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी पॉइंट पे आप तो अपने आप को बचाने की या किसी और को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिकॉज द वे राहुल गांधी इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, द आंसर शुड बी इन द सेम वे। जी जो अगर आप क्रोनोलॉजी देखते हैं, जब चीफ जस्टिस हमारे चंद्रचूड़ थे
तो उन्होंने अपना खुद का नाम इंक्लूड किया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो सिलेक्शन होगा उसमें उन्होंने अपना नाम दिलाया था। हमने देखा कि तुरंत बिल आता है पार्लियामेंट में, उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और बिल पास किया जाता है जहां पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनको इम्यून कर दिया जाता है, मतलब कि जब तक ये बने रहेंगे अपने ओहदे पे तब तक इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो अगर ये सब चीजें आप देखते हैं तो मतलब ये सब एकदम ऑब्वियस हो जाता है कि आप किसी को इतना ब्लंटली क्यों बचाना चाहते हैं, वो ऐसा क्या कर रहा है कि आप ऐसे ऐसे लॉ पास कर रहे हैं जो उसको इतना सुरक्षा दे। विशाल, जिस तरह का वो कानून आया कि इम्यून कर दिया गया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को, ये मुझे लगता है कि अगर आप किसी पद पे हैं और आपको भारतीय संसद या भारतीय सरकार ये सुरक्षा देती है कि आप इम्यून है जो है कि केसेस से, या जो है कि आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकता या आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकता, तो इन जी केसेस में आपकी विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। जी लेकिन जिस तरह का और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप और भारतीय लोकतंत्र के प्रति और सजग और निष्पक्ष काम करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के जो इस एक्ट के बाद आया कि आपको जो है कि इम्यून किया गया है, उसके बाद जिस तरह का एक्ट हुए हैं, जिस जी तरह के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से जो उनकी कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और तब ये गंभीर और विषय गंभीर हो जाता है कि इसकी जरूरत क्या थी अचानक से ये करने की, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की जरूरत क्या थी। जी भारत में गवर्नर का पद है, वो भी जब तक अपने पद पे रहते हैं वो इम्यून है किसी भी कानूनी जो है कार्रवाई से। लेकिन आप उस पद पे फिर आप निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं। लेकिन इस कानून के बाद जो ज्ञानेश कुमार या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक्ट है, वो संदेह के घेरे में आ जाता है कि उसके बाद तो आप जो है कि एब्सर्ड एक्ट कर रहे हैं। जी आपको बिल्कुल और जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए था। अगर आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी और इतनी विशेषता आपके ऊपर निहित की जाती है, आपके पद में निहित की जाती है, तो आपसे और जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। पर उसके बाद से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो एक्ट है, संदेह के घेरे में है। बिल्कुल बिल्कुल। अनीश, एक चीज राहुल गांधी ने बहुत इंटरेस्टिंग कही, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कि हम कुछ लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमारी मदद कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अभी हो रहा है। और इससे पहले एक, अगर आपने देखा था, राहुल गांधी का जो वाक्य था बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने बोला था कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लोग हैं, कान खोल के सुन लीजिए कि जो आप कर रहे हैं वो देशद्रोह है और हम आपको पकड़ेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको पकड़ेंगे, आप जहां भी रहेंगे हम आपको पकड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इससे कुछ लोगों की अंतरात्मा जग गई? विशाल, भारत का लोकतंत्र इसलिए दुनिया में इतना विख्यात है और इसकी इतनी चर्चा होती है क्योंकि यहाँ आज भी लोग हैं जो अपने फायदे और नुकसान से इतर भारतीय लोकतंत्र के प्रति समर्पित हैं। जी हो सकता है वो किसी दबाव में जो है कि काम कर रहे हो, पर आप भी बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और उसको और मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो बयान था कि जो है कि आप छोड़े नहीं जाएंगे। देखिए, द एक्ट विच इज हैपनिंग इन द कंट्री एंड द एक्ट विच द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज गोइंग थ्रू राइट नाउ, वोट चोरी का, इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये साफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तो जब लोगों को ये चीज समझ में आने लगी कि सूनर और लेटर अगर आप इसमें इन्वॉल्व हैं और ये बातें अगर सच हैं तो यू विल बी ट्रैक डाउन। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी संबल मिला होगा कि नहीं, हमें उनकी अंतरात्मा की आवाज ही जगी होगी कि अगर ये भारतीय लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो हमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है और हमें भारतीय लोकतंत्र बचाने के लिए अपना समर्पण, अपना योगदान देना है। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी कुछ लोगों के अंदर आत्मा जगी होगी जो इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं बनना चाहते होंगे। और मुझे लगता है कि उन्हें भी इस बात का भी डर है कि भारत का कानून प्रक्रिया इतना भले उसमें देरी हो जटिलता की वजह से, लेकिन वो इतना सबल तो है कि सूनर और लेटर यू विल ट्रैक डाउन, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे थे। जी, तो इस वजह से भी इलेक्शन कमीशन के अंदर से राहुल गांधी को हेल्प मिलना शुरू हो गया और भारतीय लोकतंत्र इसी वजह से जीवंत है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो है कि भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग अपना स्वार्थ और लाभ
छोड़कर भी सामने आते हैं। तो मैं उन उन अधिकारियों का भी, उन लोगों का इलेक्शन कमीशन के अंदर अंदर जो राहुल गांधी को या वोट चोरी के खिलाफ हैं और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी जी। अनिश, अंतिम सवाल है आपसे। और तो एक चीज हमने और देखा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया राहुल गांधी का, तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। हाइड्रोजन बॉम्ब को लेके बात हो रही थी। फिर उन्होंने बोला कि मैंने अपनी टीम से साफ साफ कहा है कि जब तक आप मेरे को पूरे फैक्ट्स नहीं दोगे, जब तक सेटिस्फैक्ट्री लेवल का फैक्ट्स नहीं रहेगा, मैं नहीं आऊंगा। तो और उसके बाद जो आज उन्होंने ये भी बोला है कि आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे मतलब एक अथॉरिटी दिखाते हुए बोला है। तो इससे क्या आपको लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन एफिडेविट नहीं मांगेगा? क्योंकि अंतिम बार तो उन्होंने बोला था कि राहुल गांधी, अगर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो आपको 7 दिन के अंदर माफी मांगनी पड़ेगी। और विशाल, ये बात मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार बार समझ में आई, और मुझे ये याद आ रहा था बार बार कि मैंने आपके चैनल पे ही कई बार कहा है कि राहुल गांधी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट नहीं है। बिल्कुल। और उन्हें इस बात को आज कहा कि जो है कि मैं, जब तक मेरे पास 100% सेटिस्फैक्टरी फैक्ट्स नहीं होंगे, तब तक मैं जो है कि स्टेज पे नहीं आऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। और ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि जब तक 100% जो है कि उनके पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे, मैं जिस तरह की राहुल गांधी मैच्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो स्टेज पे या प्रेजेंटेशन या प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आएंगे। राहुल गांधी के पास कल भी ये आंकड़ा था। कल नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। वो चाहते तो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। पर राहुल गांधी की ये गंभीरता है कि उसके बाद जो है कि वो किसी अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं कराना चाहते। और ये दिखाता है कि एक लीडर कितना सजग है अपने जिम्मेदारी के प्रति। जी। वो चाहते तो कल नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह का नया इसको हाइप दे सकते थे। बट दिस इज नॉट अबाउट गिविंग हाइप ऑफ समथिंग। ही नोज द सीरियसनेस ऑफ दिस फैक्ट्स एंड द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। और इस गंभीरता के साथ उन्होंने राहुल, और कई लोग ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी कितने गंभीर हैं अपने इस विषय को लेकर, और कितनी सजगता और तैयारी के साथ वो आते हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी की सजगता, गंभीरता और जो उनकी जिम्मेदारी है उसको प्रदर्शित करता है। ये काबिले तारीफ है। जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिश। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विशाल।